पेपर पैटर्न मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था लास्ट टाइम, याद है ना? पेपर पैटर्न हो गया, और कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है मैंने वो भी आपको बता दिया था। तो बेसिकली वो सारी चीज़ें जो है आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अभी खाली बचा है आईएमपी क्वेश्चंस। आईएमपी क्वेश्चंस आज मैं आपको पार्ट 1 का एक्सप्लेन कर देता हूँ, पार्ट 2 का एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहला चैप्टर अपना हेरिडिटी एंड वेरिएशन है। हेरिडिटी एंड वेरिएशन चैप्टर शायद 3 और 5 मार्क्स का चैप्टर है, तो ज़्यादा इसके लिए आपको माथाफोड़ी नहीं करना है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए। सबसे पहले याद रखो कि डीएनए से ही बनता है एमआरएनए। क्या बनता है? एमआरएनए। और डीएनए से एमआरएनए के बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। इसी में एक स्टेप और आता है जहाँ पर एमआरएनए से बनता है प्रोटीन, याद है? और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसलेशन। तो एक ट्रांसक्रिप्शन है और एक ट्रांसलेशन है। एग्जाम में यही क्वेश्चन जो आता है, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी लिखा रहेगा और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ए क्या होता है, बी क्या होता है। समझ में आ गया? ए क्या होता है, बी क्या होता है। तो ए का नाम है ट्रांसक्रिप्शन और बी का नाम है ट्रांसलेशन। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन क्या है और ट्रांसलेशन क्या है, ठीक है। क्लियर है ना ये कॉन्सेप्ट? आ जाते हैं अभी इसके बाद में नेक्स्ट, आपको सेंट्रल डॉगमा में कितनी चीज़ें होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो मेन सेंट्रल डॉगमा में पहली चीज़ जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। और दूसरी चीज़ जो है वो है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। सेंट्रल डॉगमा मतलब आपके न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस है, आपके न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, मेन एक्टिविटीज, कोर एक्टिविटीज विच आर हैपनिंग इन द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल डॉगमा. So there are two main activities occurring here. One is transcription and second is ट्रांसलेशन. ट्रांसक्रिप्शन का मतलब इधर बता दिया मैंने. डीएनए से जब एमआरएनए बनेगा इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे. और इसी का अलग स्टेप, आगे वाला स्टेप क्या है कि एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है. अब एक बेसिक सी चीज़ जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि ये डीएनए है और डीएनए के अंदर होता है एक सेगमेंट जो कंट्रोल करता है एक प्रोटीन के सिंथेसिस को. तो बेसिकली ये डीएनए से बनता है एमआरएनए, क्योंकि डीएनए से बनता है एमआरएनए. तो ये जो सेगमेंट है जो प्रोटीन के लिए कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करता है अपने अंदर, इसको हम लोग कहते हैं जीन. क्या बोलते हैं इसको? जीन, ठीक है. चलो एक टेक्स्ट बुक मेरे हाथ में दे दो ताकि मैं बिना टाइम पास करे फटाफट आपको कवर अप करा देता हूँ. हाय एवरीवन, तो 17 और 15 ऑफ मार्च को मैं लाइव जाने वाला हूँ विद आईएमपी क्वेश्चंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर 1 एंड पेपर 2. दोनों भी पेपर का मैं डिस्कशन करने वाला हूँ आप लोगों से, वो भी लाइव एट 5 o'clock. सो प्लीज़ आप लोग उसको जा कर के ज्वाइन करिएगा. अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए हैं, अच्छा पेपर लिखना चाहते हो, अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ लिखना चाहते हो, आईएमपी क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए, वो भी ऐसे आईएमपी एकदम मस्त मस्के की तरह आपका पेपर निकल जाएगा. और अगर आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है तो भी आपका 50% प्रिपरेशन उस दिन हो जाएगा जिस दिन मैं आपका क्लास कंडक्ट करूंगा, वो भी लाइव. तो अभी जाकर के आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, वहाँ पे जाकर के आप ज्वाइन करिए. वहाँ से आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे और डे टू डे अपडेट जो भी कुछ मैं देता हूँ एग्जामिनेशन से रिलेटेड और आपके एग्जामिनेशन के टिप्स ट्रिक्स, ये सारी चीज़ आपको वहाँ पे बच्चों मिल जाएगी. जाकर के मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करिए और सारे अपडेट्स आपको वहाँ पे डे बाय डे मिलते रहेंगे, ठीक है. सो मिलता हूँ लाइव आपको 15th एंड 17th ऑफ मार्च को एट 5 PM. तो ये आपका पहले पेज पे आपको इतनी चीज़ें जो है पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 2 पे ये जो एक्टिविटीज़ दी गई है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़, ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है. साइमल्टेनियसली जो नीचे एक्टिविटी दी है इसके अंदर म्यूटेशन को बताया जा रहा है. इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे रहेंगे, लाइक यहाँ पे डब्बा बना रहेगा, ठीक है, और ये जो रिप्लेसमेंट लिखा है यहाँ पे बॉक्स बना रहेगा. आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस बॉक्स के अंदर क्या चीज़ आएगा, क्या अल्फ़ाबेट क्या वर्ड आएगा, क्या स्टेटमेंट आएगा, ये सीक्वेंस क्या निकल रही है यहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए. इसका मोर डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा लाइव सेशन में, जो यूट्यूब पे लाइव जाने वाला है. तो वो यूट्यूब का लाइव सेशन आप लोग घर से बैठ के अटेंड कर लेना. 15 और 17 तारीख को है. कभी है? 15 और 17. कभी? फरवरी
मार्च, फरवरी गई है, कभी है मार्च 2023 के 23 आप लोगों को बताना जरूरी है ना, तो बोलेंगे मेरे को लगा 24 में, राइट। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसमें ये वाली एक्टिविटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडॉन क्या होता है, एंटी कोडॉन क्या होता है, पता है ना? कोडॉन, एंटी कोडॉन। कोडॉन किसके पास होता है? हाँ, ये जो आपका mRNA होता है इसमें ग्रुप ऑफ 3 को हम लोग क्या बोलते हैं? कोडॉन। क्या बोलते हैं? कोडॉन। ग्रुप ऑफ 3 को क्या बोलते हैं? कोडॉन। और mRNA के अपोजिट में होता है tRNA। क्या होता है? tRNA पे क्या होता है? एंटी कोडॉन। क्या होता है? एंटी कोडॉन। तो एक होता है कोडॉन, दूसरा क्या होता है? एंटी कोडॉन। कोडॉन और एंटी कोडॉन। एंटी कोडॉन किसके पास होता है, तो आपको ये याद रखना है, एंटी कोडॉन होता है tRNA के पास। किसके पास होता है? tRNA, ठीक है। कोडॉन किसके पास होता है? mRNA। और ये किसके पास होता है? tRNA। tRNA कहाँ होता है? आपके साइटोप्लाज्म में होता है। और mRNA कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोड्यूस होता है, बट जाता वो भी साइटोप्लाज्म के ही अंदर है। समझ में आ गया? प्रोडक्शन कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। और प्रोडक्शन के बाद जाता कहाँ है? साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है और उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट, इवोल्यूशन का पार्ट है। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है, एक्टिविटीज़ आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेज, क्या क्या स्टेजेस है डेवलपमेंट के, और ह्यूमन का इवोल्यूशन किस पैटर्न में हुआ है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के अंदर लाइक डायग्राम दिया रहेगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये वाला डायग्राम किस चीज़ का है। तो ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस है, ये एनाटॉमिकल एविडेंस है, ये वेस्टिजियल दिया हुआ है, यहाँ पे लिंक दिया है, अच्छा लिंक पीछे दिया है, यहाँ पे फॉसिल्स के बारे में दिया है, ठीक है। और कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक है ना, यहाँ पे दिया है कनेक्टिंग लिंक। फिर ये वाली एक्टिविटी देखिए यहाँ पे, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा लाइव सेशन के अंदर डिटेल में। तो जैसे कि यहाँ पे इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट से, तो ये यहाँ पे बॉक्सेस बने रहेंगे, बॉक्सेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा बॉक्स है, क्या है, एंड अकॉर्डिंगली आपको उसके बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये एक हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेस्टिजियल ऑर्गन। मार्क कर लीजिए वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं, वो एग्जामिनेशन में आएंगे। किसकी बुक मेरे हाथ में? पेन पेंसिल कोई ज़्यादा ला। तो वेस्टिजियल ऑर्गन जो है आप अच्छे से करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाइए कनेक्टिंग लिंक पे। कनेक्टिंग लिंक से रिलेटेड एक्टिविटीज़ दी रहेगी, लाइक इस तरीके से आपको पूछा जाएगा। देखो यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक, और इस तरीके से 3 एरोज दिए रहेंगे, ठीक है। और ये तीनों एरोज को आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं ना, क्या क्या एग्जांपल्स है? पेरिप्लेटस, ओके, लंग फिश, और एक प्लेटिपस, पेरिपेटस और लंग फिश, ठीक है। तो तीनों लिखना है, तीनों के कैरेक्टर्स पता होना चाहिए, कौन किसको कनेक्ट कर रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। एक फाइलम से दूसरे फाइलम को कनेक्टेड है ना, जैसे कि पेरिपेटस किसको कनेक्टेड है? एनिलिडा से आर्थ्रोपोडा, तो ये आपको पता होना चाहिए किसको किससे वो कनेक्ट कर रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया, ठीक है। ये एक्टिविटी आप मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। वैसा दिया नहीं है, बट इस तरीके से आप उसको नोट कर सकते हो। कनेक्टिंग लिंक और 3 एग्जांपल्स उसके आपको पता होना चाहिए कनेक्टिंग लिंक के, ठीक है। डार्विन्स थ्योरी जो है, डार्विन्स थ्योरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डार्विन की जो बुक का नाम है, क्या नाम है डार्विन की बुक का नाम? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आपको पता होना चाहिए। एंड डार्विन्स थ्योरी इज रिलेटेड टू सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो फिट है वो सर्वाइव करेगा, जो फिट नहीं है वो सर्वाइव नहीं करेगा। द फिटेस्ट सर्वाइव, रेस्ट और डाई। ये स्टेटमेंट, ये सेगमेंट को आप याद रखिएगा, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। नेक्स्ट आप आ जाइए पेज नंबर 9 पे। ये जो नाम दिए हुए ना, रेमापेथस, ये पैथस, वो पैथस, फलाना डिमाका, ये सारे नाम्स आपको याद रखना है, क्रो मैग्नन मैन तक का, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का, ठीक है। तो ऊपर नाम का कॉलम ब्लैंक रहेगा, वो आपको पता होना चाहिए कि वो ब्लैंक स्पेस के अंदर क्या आने वाला है। पेज नंबर 10 पे जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, ये वाली जो एक्टिविटी है
ये वाली एक्टिविटी, दिस एक्टिविटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है और मेरा मानना है कि ये बार भी शायद एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन रिपीटेशन में आ सकता है। ठीक है, बड़े बड़े आंसर्स जो इससे रिलेटेड इसके हैं, लाइक एक्सप्लेन करो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, एक्सप्लेन करो ट्रांसलेशन क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है, उतने बड़े बड़े आंसर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे छोटे आंसर्स जो है इसके डेफिनेशन 2 लाइन 2 मार्क्स के, ठीक है, तो वैसे क्वेश्चंस आप जो है इसके याद कर सकते हो। अब देखो ना, ये चैप्टर कितने मार्क्स का है, 3 मिनिमम 5 मैक्सिमम, तो मिनिमम मिनिमम 3 मार्क्स का आपको आना चाहिए, ऑप्शनल 5। पूरे पेपर में खाली एक ही क्वेश्चन मिलेगा कि आपको 5 मार्क्स का इससे रिलेटेड, तो लास्ट वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं आएगा। समझा लॉजिक क्या बताया मैंने? क्योंकि पूरे पेपर में खाली एक क्वेश्चन नहीं होता एक चैप्टर में से, एटलीस्ट एक ऑब्जेक्टिव और ब्रीफ आ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव एक और ब्रीफ एक कंबाइन करेंगे तो 6 मार्क्स होता है, और 6 मार्क्स का ये चैप्टर है ही नहीं, तो 5 मार्क्स का कंप्लीट एक क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। 2-3 क्वेश्चन आ सकते, फ्रेगमेंट्स में आएंगे, 1 मार्क्स 2 मार्क्स, या 1-1 मार्क्स के 3 और फिर 1 ऐसा आ सकता है, या 2-2 मार्क्स के और फिर 1-1 मार्क्स का ऐसा आ सकता है। तो 5 मार्क्स का नहीं आएगा, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन पैराग्राफ वाले वो इसमें से आपको नहीं करना है, बट पढ़ के इसके लिए रखना है, क्योंकि वही क्वेश्चन को 2 मार्क्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली बड़ा आंसर यहाँ से नहीं आएगा। पेज नंबर 12 पे आ जाइए, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो दिया है वो है, आपको पता होना चाहिए, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से कितना किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, पता है ना? कहाँ पे दिया है वो सब पता है। हाँ, पेज नंबर 12 पे उसके बारे में दिया हुआ है, वो आप फाइंड करना कहाँ पे कितना दिया हुआ है। ठीक है, चलो बताओ, कार्बोहाइड्रेट से कितना मिलता है? 4 किलो कैलोरी। फिर लिपिड से कितना मिलता है? 9 किलो कैलोरी। और प्रोटीन से कितना मिलता है? 4 किलो कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के लिए सेम है और लिपिड्स के लिए डिफरेंट है, 9 है। उस तरीके से आप उसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ग्लाइकोलिसिस मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन, ग्लूकोज का किस में कन्वर्जन होता है? ग्लाइकोजन में ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है, और इस कन्वर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। एक इम्पॉर्टेंट चीज ग्लाइकोलिसिस के बारे में कि ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। किस लिए होता है? किस लिए होता है? ग्लाइकोलिसिस का मेन एजेंडा क्या है? क्यों होता है? ऐसे ही हो रहा है, एनर्जी प्रोडक्शन। मतलब ये आपके रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है। आपने सांस अंदर ली है ना, तो सांस लेना नहीं है, वो तो ले ही रहे हो है ना, बट लिया तो अभी क्या हो रहा है बता मेरे को? हवा जा रही है अंदर। ध्यान दे कहीं फूक के फट नहीं जाए तो। हाँ, तो लंग्स में ऑक्सीजन गया, लंग्स से फिर कहाँ तक जाता है? ब्लड के थ्रू टिश्यूज़ तक जाएगा, और टिश्यूज़ इसको सेल के अंदर ले लेंगे। और लेने के बाद में क्या होता है कि जैसे कि ये सेल है, ठीक है, सेल में ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीजन अंदर आया, तो दोनों मिल करके अब करेंगे ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, 2 लोग मिलके नाचते हैं ना, तो वैसे ही ये दोनों मिलके अब नाचेंगे। कौन सा डांस है? ग्लाइकोलिसिस। कौन सा डांस है? ग्लाइकोलिसिस। तो क्या कर रहे हैं लोग? ग्लाइकोलिसिस कर रहे हैं। ठीक है, और जब ग्लाइकोलिसिस करेंगे तो क्या होगा? 2 पाप आएंगे। कितने? 2 पाप आएंगे। कितने पाप आएंगे? 2 पाप आएंगे। कौन से 2 पाप आएंगे? 2PA पायरुविक एसिड, पा 2 है ना, पा। ठीक है, क्या? पा 2। समझ में आया? फिर पापा क्या करेंगे? साइकिल चलाएंगे, है ना। कौन सी साइकिल है? हाँ, बस लाइफ साइकिल के पीछे पड़े रहते। हाँ, क्रैप साइकिल।
कौन से साइकिल चलाएंगे? क्रैब्स साइकिल। तो क्रैब्स साइकिल चला के क्या मिलेगा उन लोग को? एनर्जी। क्या मिलेगा? कितनी एनर्जी? ये जीवन का सुख है क्या? ये जितनी चाहिए। अमृत रस पी लो, अमृत रहो, मरो मत। कितनी एनर्जी मिलेगी? देखो दूंगा, रूप बताता हूँ। 38 ATP। कितनी ATP? एक ग्लूकोज से 38। एक ग्लूकोज से, समझ में आया? तो एक ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलिसिस होगा तो टोटल कितनी एनर्जी मिलती है? 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी। समझ में आ गया? ATP, 38 ATP। चलो, यहाँ पे एक और चीज़ इन्वॉल्व है प्रोडक्शन के लिए, दैट इज कॉल्ड ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। समझ में आ गया? ठीक है, तो वो दिखता है ना बराबर? हाँ, फिर भी चश्मा लगाता है क्यों? बोर्ड के पीछे तक का देखने का, तो क्या चल रहा है? ठीक है, देखो कुछ पूछा मैंने? अरे पेज नंबर 13 पे आ जाइए। वहाँ पे रेस्पिरेशन से रिलेटेड एक्टिविटी दी है, लाइक ट्रैकिया, नॉस्ट्रल्स। ओके, फिर ये आपका फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, फिर उसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद में ब्रोंकाई आता है। 2 पार्ट में डिवाइड होता है ब्रोंकाई। देखो यहाँ पे दिखवा, ठीक है, समवॉट लाइक दिस, नॉट परफेक्ट बट हाँ। तो इसको लेबलिंग के लिए ये वाला पार्ट कौन सा है? नॉस्ट्रल्स। ठीक है, नॉस्ट्रल्स, ये आपका फेरिंग्स, देन ये लैरिंग्स, और ये आपका ट्रैकिया, ये ब्रोंकाई, देन ये लंग्स। और जी लंग्स के अंदर ऐसे डिविजन्स रहेंगे, बराबर? और ऐसे डिवीजन के एंड पे क्या होता है? एल्वियोलाई। क्या होता है? एल्वियोलाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली कॉल्ड एज alveoli. Alveolus is singular and alveoli is plural. तो ये है आपका alveoli। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है alveoli, और वो इम्पोर्टेंट रोल ये है कि ये आपके बॉडी में ऑक्सीजनेशन, आई मीन ब्लड का प्यूरिफिकेशन करने का काम करता है। ठीक है, कैसे करता है? तो आपका हार्ट जो है वो यहाँ पे कहीं पे प्रेजेंट है, पीछे से हम लोग का आगे भाई, पीछे नहीं है। किसके पीछे? लंग्स के पीछे। लंग्स के पीछे हार्ट है। वो तेरी किताब में रहेगा, ये मेरा बोर्ड है, इसमें नहीं रहता वैसा। हाँ, तो दोनों लंग्स के बीच में हार्ट है, समझ गया? हाँ, अभी यहाँ से शायद तू ये वाले हार्ट की तो बात नहीं कर रहा है। हाँ, तो तू किताब में बनाते हुए पकड़ा गया था एक बार। नहीं, यही हार्ट है ना वो? हाँ, तो ये तेरे जाने मन वाला हार्ट नहीं है। ये जो हार्ट है इसके अंदर ब्लड आ रहा है और ब्लड जा रहा है, तो जहाँ से ब्लड आ रहा है उसको अपन बोलते हैं वीन। क्या बोलते हैं? वीन। और जहाँ से ब्लड जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? आर्टरी। क्या बोलते हैं? आर्टरी। समझ में आ गया? ये जो आर्टरी है ना, ये आर्टरी यहाँ पे डिवाइड होता है, डिवाइड होकर के कहाँ पे जाता है? आपके एल्वियोलाई तक जाता है ना, उसके घर तक जाता है। घर कौन सा है? एल्वियोलाई। और घर पे जाके क्या संदेश देता है? मेरा CO2 ले लो, मुझे ऑक्सीजन दे दो। तो उसका CO2 यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये एल्वियोलस है, एल्वियोलस। ठीक है, और यहाँ से ब्लड आया तो इसके पास CO2 था, ये CO2 यहाँ पे चला जाएगा और इसके बदले में इसको क्या मिलेगा?
ऑक्सीजन, तो यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा, ठीक है। 2 टाइप के ब्लड यहाँ पे इन्वॉल्व है। कौन से 2 टाइप के ब्लड इसमें इन्वॉल्व है? थोड़ा ध्यान दोगे तो समझिएगा, आप बता सकते हो उसका आंसर। 2 टाइप के ब्लड कौन से इसमें इन्वॉल्व है? वेरी गुड राशिद जी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ से जो ब्लड आ रहा है, देखो कीड़े कम नहीं है ना, तो दिखता एकदम भोला भाला है, लेकिन है बनारसी पान, महफिल की जान। देखिए यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आ रहा है ब्लड को लेकर के, और यहाँ से जो ऑक्सीजन लेकर के जा रहा है ये कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद में इस प्रोसेस को यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये नाम आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा है ना, ऑक्सीजन आ रहा है, CO2 जा रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन, याद रहेगा। डिफ्यूजन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ एल्वियोलाई इज कॉल्ड एज diffusion, exchange of gases on the surface of alveoli, that is called as diffusion, ठीक है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पेज नंबर 14 पे जो एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी दी नहीं है, डायग्राम दिया है ATP का, और ATP से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इस प्रोसेस में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, क्या ब्रेक हो रहा है, कितना कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। ये वाले क्वेश्चन को आप उसको मार्क कर लीजिए। यहाँ पे दिया है, देखो ये ATP का स्ट्रक्चर ये, ठीक है। इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा लाइव सेशन में, अटेंड करना, उसको भूलना नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन उसमें ऐसे बताऊँगा जो एग्ज़ाम में 101% आने वाले, ठीक है। तो ये वाला आप मार्क करके रखिए। इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस को फ्रेम करके बताऊँगा कि कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 15 पे आ जाइए। यहाँ पे जो टेबल दिया है, डैम इम्पॉर्टेंट इट इज़, ग्लाइकोलिसिस का, एनर्जी प्रोडक्शन से रिलेटेड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपका एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद में दोनों भी एरोबिक एनारोबिक, रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है ना, एक होता है एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है, एक होता है एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। पेज नंबर 16 पे जो एक्टिविटी दिया है, अमीनो एसिड के यूजेस, अमीनो एसिड से बनता है स्किन, मेलानिन, केराटिन, बोन्स के अंदर ऑसिन है, फिर पैनक्रियाज में इंसुलिन है, ट्रिप्सिन है, इसको मार्क कर लो। लाइक बीच में ये गोल अंडा दिया रहेगा आपको, और वो अंडे से सब रेडिएट करके एरोज दिए रहेंगे, वो एरोज के ऊपर जो सर्कल्स रहेंगे ये वाले, ये आपको फिल करना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस एक्टिविटी, मार्क कर लो उसको, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला एक्टिविटी ये बार एग्जामिनेशन में देगा, ये वाला एक्टिविटी, क्योंकि ये पूछा नहीं है अभी तक और ये इंपॉर्टेंट है। देन विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं? हाँ, वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं और एक वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, बराबर ना। वाटर सॉल्युबल एंड वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, करेक्ट। जस्ट अ मिनट। हाँ, क्या बता रहा था मैं? विटामिन का शायद बता रहा था आपको। विटामिन 2 टाइप्स के होते हैं, है ना, वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन वाटर में सॉल्युबल रहेंगे, विटामिन बी एंड विटामिन सी आर वाटर सॉल्युबल। इनको छोड़ के जितने भी विटामिन हैं वो सारे के सारे विटामिन फैट सॉल्युबल। सिंपल इस तरीके से आपको उसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में क्रोमोसोम का वो करना पड़ेगा भाई, ये वाला स्ट्रक्चर याद है ना। कौन कौन से बीच में क्या है? सेंट्रोमियर, ये क्या है? क्रोमैटिड, ठीक है, इसके अंदर डीएनए है। अच्छा, अगर आर्म्स लिखने की बात किया है तो वहाँ पे, अच्छा, जो नीचे धागे की तरह है वो आप डीएनए या क्रोमैटिड उसको लेबल कर सकते हो,
ठीक है, बट ये पी आर्म, ये क्यू आर्म, सेंट्रोमियर, याद रखिए ये सारी चीज़ें। इसके बाद में माइटोसिस मियोसिस का डेफिनेशन जो है, आई मीन डिस्टिंग्विश जो है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रख लीजिए। माइटोसिस मियोसिस, माइटोसिस कब होता है? जब कभी आपका सेल में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात होती है तो उस वक्त माइटोसिस होगा, और मियोसिस कब होगा? जब रिप्रोडक्शन रहेगा तो उस टाइम पे गैमेट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस होता है। माइटोसिस हो या मियोसिस हो, 4 स्टेप उसमें कॉमन होते हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टेलोफेस। मियोसिस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट 5 स्टेप्स है, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, याद रखिए। बोलो वापस, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पैचेटीन लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये 5 चीज़ें, 5 स्टेजेस आपको याद रहना ही चाहिए। और इसी के अंदर, पैचेटीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर करके मैकेनिज्म होता है, इसको नोट कर लो। क्रॉसिंग ओवर पैचेटीन में होता है मियोसिस के अंदर। दैट्स ऑल विद चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में कुछ डेफिनेशंस है, लाइक प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, एरोबिक, एनारोबिक, ये डेफिनेशंस को आप याद कर लीजिए। एक इंपॉर्टेंट चीज़, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये भी आ सकता है कि लाइक एक डायग्राम आपको दिया है, ओके, और डायग्राम में क्रोमोसोम्स आपको दिए गए हैं, तो क्रोमोसोम्स मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। लाइक मान लो मैंने क्रोमोसोम्स ऐसा ड्रॉ किया, तो अगर मैंने क्रोमोसोम ऐसा ड्रॉ किया है तो ये कौन सा स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपको बताना है। तो जब कभी क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जा रहे हैं वो एनाफेज होता है। कौन सा फेज होता है? एनाफेज होता है। एनाफेज के बाद वाला कौन सा स्टेज आता है तो वो भी पूछ सकते हैं, तो टेलोफेज आता है। एनाफेज से पहले कौन सा होता है? मेटाफेज होता है। और सबसे पहला स्टेज कौन सा होता है? प्रोफेज होता है। रट क्या है रे तो पेज नंबर 21 पे आ जाइए। पेज नंबर 21 पे कुछ गिव रीजंस दिए हुए हैं। उसके पहले माइटोसिस मियोसिस का जो डिस्टिंग्विश है, एज आई सेड के वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना है। उसके बाद में एरोबिक एनारोबिक को करिएगा। गिव साइंटिफिक रीजन में क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एंड सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेकंड थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आ जाइए डायरेक्टली आपके नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर आपका है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। तो यहाँ पे जो फिगर्स दिए हुए हैं, ये फिगर्स मान लो आपको दिया है पार्ट 2, ठीक है। तो ये फिगर्स आपको दिया हुआ है, ठीक है। और फिगर्स से आपको पूछा गया है कि चलिए बताइए ये डायग्राम, ये फिगर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दे आर रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन मुर्गे से अंडा या अंडे से मुर्गी या मुर्गी से अंडा, वो सब नहीं है। ये सब के सब रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जितने भी आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चंस हैं, लाइक सबसे पहले आपको अमीबा दिया है, फिर पैरामोशियम दिया है, फिर यूग्लेना दिया है, फिर जो भी कुछ दिया है, प्लेनेरिया है, स्पाइरोगेरा है, म्यूकर है। तो मान लो आपको कोई भी फिगर दिया है और फिगर के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, विच द फिगर रिप्रेजेंट डैश टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सो जो भी कुछ आसेक्सुअल रहेगा उसका मेन नाम बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, वो आपको बताना है। एग्जाम्पल बताना है कि जो फिगर दिया है इसका नाम क्या है। प्लेनेरिया है, स्पाइरोगेरा है, म्यूकर है, ठीक है, वो नाम बताना है। बडिंग है तो बडिंग का एग्जाम्पल आपको उसके अंदर लिखना पड़ेगा। जो भी कुछ बडिंग में 2 चीज़ें होती हैं, बडिंग इन यूनिसेल, बडिंग इन मल्टीसेल। यूनिसेल रहा तो ईस्ट, मल्टीसेल रहा तो हाइड्रा। सिंपल, अमीबा नहीं, हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा प्लांट है, एनिमल है? इट्स नॉट अ प्लांट, इट इज़ अ एनिमल, इट्स एन एनिमल, ठीक है। मल्टीपल फिशन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्टीपल फिशन के लेबलिंग्स आपको अच्छे से आना चाहिए। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में 3 टाइप के प्रोपोगेशंस होते हैं। 3 टाइप के प्रोपोगेशन कौन कौन से होते हैं? पहला प्रोपोगेशन है बाय स्टेम, बाय रूट, बाय लीफ। स्टेम के लिए स्वीट पोटैटो, उसके लिए रूट के स्टेम के लिए पोटैटो, रूट के लिए स्वीट पोटैटो, और जो थर्ड वाला ऑप्शन है, आई मीन थर्ड प्लांट वाला है, लीफ वाला है। लीफ में क्या आता है? ब्रायोफाइलम, ठीक है, याद रखो। ब्रायोफाइलम इज फॉर लीफ, स्वीट पोटैटो इज फॉर रूट एंड पोटैटो इज फॉर स्टेम। एग्जाम्पल याद कर लो, लिख लो चाहिए तो ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है अगेन।
डायग्राम दिया रहेगा, लेबलिंग करना है, एंड्रोशियम किधर है, गाइनोशियम किधर है, एंथर किधर है, सारी चीज़ों को आपको लेबलिंग करना पड़ेगा। तो आपको बेसिकली इसका लेबलिंग पता होना चाहिए कि कौन सा लेबलिंग कहाँ पर आने वाला है, ठीक है। अगर कोई प्लांट मेल प्लांट है तो मेल प्लांट के लिए उसके पास एंड्रोशियम होना ज़रूरी है, और कोई प्लांट अगर फीमेल प्लांट है तो फीमेल प्लांट के लिए गाइनोशियम होना ज़रूरी है। एंड्रोशियम और गाइनोशियम अगर दोनों भी साथ में प्रेजेंट है तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल प्लांट। क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल प्लांट, ठीक है। बाकी आपको सबके फंक्शन पता है कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे आपको दिया है कि मैंने ये ड्रॉ करा है स्ट्रक्चर किस चीज़ का, क्या ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कार्पेल, ठीक है। कार्पेल के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, कार्पेल में 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं कार्पेल में? सबसे पहला पार्ट यहाँ पर जो दिया है वो क्या है, स्टिग्मा। क्या दिया है, स्टिग्मा। ये वाला कौन सा पार्ट है, स्टाइल। ये वाला कौन सा पार्ट है, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है। सीड से जर्मिनेशन, जर्मिनेशन से न्यू प्लांट आता है। ये पूरे लाइन आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद वाला जो टॉपिक दिया हुआ है पॉलिनेशन से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट है, पॉलिनेशन पता होना चाहिए। पॉलिनेशन मतलब एंथर से, इसके बाजू में एंथर होता है, राइट। तो एंथर से स्टिग्मा के पास एंथर से स्टिग्मा के पास पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिनेशन क्या होता है और पॉलिनेशन के दोनों टाइप क्या है, पॉलिनेशन की एजेंसीज क्या है, किससे पॉलिनेशन होता है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में डबल फर्टिलाइजेशन टॉपिक दिया है प्लांट से रिलेटेड, है ना। पेज नंबर 27 पे देखो दिया ना, डबल फर्टिलाइजेशन टॉपिक, ये वाला मिला, ठीक है। इवन ये टॉपिक जो है, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में जो है आप लोग याद कर लीजिएगा इसका, ठीक है। अब आ जाइए आप नेक्स्ट पेज पे। और पेडिसल किसको पता है, पेडिसल क्या होता है, पेडिसल क्या होता है, पेज नंबर 27 पे फर्स्ट लाइन जो दिया है वो रीड कर लो, वहाँ पे लिखा है पेडिसल। पेडिसल क्या होता है वो आप याद कर लीजिए, पेडिसल का मतलब, ठीक है। अब आ जाइए डायरेक्टली नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 एंड 29, 30, 31, ये पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेज से बहुत सारी चीज़ें एग्जाम में आने वाली है, ठीक है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको ड्रॉ करने तो एग्जाम में नहीं आएगा, बट ऑब्वियस, लेकिन हो सकता है कि आपको डायग्राम दिया हो। एक एक बात मेरी एकदम ध्यान से सुनना कि मैं क्या बता रहा हूँ, हो सकता है वही चीज़ एग्जाम में आ जाए, लेकिन बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी ध्यान दीजिए ना क्या बता रहा हूँ। अभी ध्यान देंगे तो अच्छा है, बाद में ध्यान देके क्या मतलब है। तो डायग्राम दिया रहेगा, डायग्राम के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि बताइए कि ये डायग्राम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या फीमेल। आई थिंक इसमें किसको प्रॉब्लम नहीं रहेगा, मेल है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, जब उसके बारे में 2-4 लाइन लिखने बोला जाएगा। देखिए जैसे कि राइट फंक्शन ऑफ टेस्टिस, 2 फंक्शन, राइट 2 फंक्शंस ऑफ ओवरीज, राइट 2 फंक्शंस ऑफ यूटेरस। तो हर एक चीज के 2-2 फंक्शंस आप उसके याद रखिए, प्लस लेबलिंग आप याद रखिए। हो सकता है प्लांट और एनिमल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंपेयर करने बोलेगा और फिर आपको बोलेगा कंपेयर करो दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या डिफरेंसेस है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, HOT टाइप क्वेश्चन जिसको आप बोल सकते हो एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डेफिनेशन के लिए आ सकता है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। सो बेसिकली मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है और फ्यूजन के बाद में जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो एंड प्रोडक्ट होता है उसको क्या बोलेंगे, जाइगोट। क्या बोलेंगे, जाइगोट, ठीक है। अब आ जाइए आप डायरेक्टली मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, ठीक है, आते हैं उसके पे। XXYY वाला कॉन्सेप्ट तो सबको पता ही है ना। अगर कोई मेल है तो मेल के लिए X और Y होता है, फीमेल के लिए X एंड X होता है, ठीक है। मेल के लिए क्या होता है XY और फीमेल के लिए XX, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन के लिए 2 नहीं होते, एक ही होता है कोई भी। तो स्पर्म के अंदर मान लो ये आपका स्पर्म है, ठीक है। ओवम एक ही टाइप का होता है X, तो चाहे यहाँ पे आप 2X लिखो या खाली एक सिंगल X लिखो, आपको रिजल्ट जो है सेम आने वाला है। अब मान लो अगर ये वाला X ये वाले X से फ्यूज़ होता है तो ये जो बनेगा वो क्या है, फीमेल। और अगर Y क्रोमोसोम ने Y स्पर्म क्रोमोसोम कंटेन करने वाला स्पर्म ने इसको फर्टिलाइज किया तो ये हो जाएगा X एंड Y एंड दिस विल बी अ मेल। तो बच्चे का जो जेंडर है, जेंडर कौन डिसाइड करता है, इट्स नॉट द फीमेल हु डिसाइड्स जेंडर, बट यस इट इज़ द मेल हु डिसाइड्स द
जेंडर। वाई? बिकॉज मेल के पास वाई क्रोमोसोम है और वाई क्रोमोसोम से ही पता लगेगा कि ये मेल रहेगा या फीमेल रहेगा। ठीक है, तो अगर वाई है तो मेल, वाई नहीं है तो फीमेल। कोई ट्रिक नहीं है कि मतलब आप फर्टिलाइजेशन के लिए वाई वहाँ पे जाकर के हिट करे, बाउंस करे, ऐसी कोई ट्रिक नहीं है। इट इज़ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन्स थ्योरी। इसमें से जो बेस्ट क्रोमोसोम रहेगा वो आगे जाएगा। अगेन डार्विन्स थ्योरी, द बेस्ट सर्वाइव, रेस्ट ऑल डाई। तो जो पहले पहुँच गया वो जाकर के दरवाज़ा बंद कर देगा, बाकी सारे स्पर्म बाहर ही खड़े रहेंगे। ठीक है, इट इज़ अ रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ऑलराइट, तो इसमें कुछ ऐसा वो मेथड नहीं है इसका। ग्रोथ एंड डेवलप, आई मीन बर्थ एंड डेवलपमेंट का जो टॉपिक दिया है उसके अंदर जैसे ही स्पर्म ओवम से फर्टिलाइज करता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? जाइगोट। जाइगोट से क्या बनता है? जाइगोट से क्या बनता है? ब्लास्टुला। क्या बनता है? ब्लास्टुला से क्या बनता है? गैस्ट्रुला। ठीक है, और इसका मोरिला बनता है। क्या बनता है? मोरिला है। नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, जाइगोट से मोरिला, मोरिला मल्टीपल सेल का स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? मल्टीपल। और इसके बाद में क्या बनता है? तो इसके बाद में जी होता है जर्म सेल्स। याद है हमने किए थे जर्म लेयर्स, एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म। एनिमल क्लासिफिकेशन चैप्टर में हमने पढ़ा था 3 टाइप के लेयर्स के फॉर्मेशन होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। और इन तीनों लेयर से बॉडी का कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो ये 3 लेयर्स का फॉर्मेशन, इसके बाद में फिर आपके ऑर्गेनोजेनिस, आई मीन ऑर्गेन का फॉर्मेशन इसके बाद स्टार्ट हो जाता है। दैट्स व्हाट इज़ द डेवलपमेंट एंड बर्थ। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है वो। इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैंने ये जो आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद डायरेक्टली मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व है वो आपको पता होना चाहिए। FSH, LH, देन प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन नहीं, प्रोजेस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन इज फॉर मेल। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, ये सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के। फिर कॉर्पस लूटियम का लेबलिंग पता होना चाहिए, एल्बिकन्स का लेबलिंग पता होना चाहिए। ओव्यूलेशन कौन से दिन होता है? बोल रहे कल्लू? हाँ हाँ, तो कुछ नहीं कर सकता तेरी जिंदगी में, है ना, कुछ नहीं कर सकता। ओव्यूलेशन कौन से दिन होता है? 14th डे पे होता है। कौन से डे पे होता है? 14th डे पे ओवरी से ओवम बाहर आएगा। समझ में आया? किसकी तलाश में? स्पर्म की तलाश में। याद रखो, व्हाट इज ओव्यूलेशन? द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मार्क्स एज ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन डे। उस दिन ओवम वहाँ से बाहर निकलता है। नहीं देखा ना वीडियो तो वीडियो देखो मेरा, उसके ऊपर पूरे लेक्चर्स है। अभी डिटेल में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ मैं, खाली बस एक रिवीजन ले रहा हूँ फर्स्ट से लेके लास्ट चैप्टर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, मतलब अभी भी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बट डिटेल में डिस्कशन होगा अलॉन्ग विद सॉल्यूशन, वो लाइव सेशन में रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें टोटल 4 फेजेस होते हैं, नीचे फेजेस दिए हुए देखो। पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, देन पीरियड ऑफ रीजनरेशन मिला, उसके बाद ओव्यूलेशन, उसके बाद सिक्रीशन मिला। ये सारे पीरियड्स इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 32 पे IVF टेक्नोलॉजी जो दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। IVF टेक्नोलॉजी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सरोगेसी वगैरह वगैरह वो सब आप याद करिए। मोनोजाइगोटिक ट्विंस मतलब एक ही जाइगोट से 2 ट्विंस बने। डाइजाइगोटिक ट्विंस मतलब 2 अलग अलग जाइगोट बनेंगे, तो 2 ओवम रहेगा, 2 बार फर्टिलाइजेशन होएगा, और 2 ट्विंस रहेंगे, दोनों डिफरेंट रहेंगे। मेल फीमेल हो सकता है या मेल मेल रहेगा, बट दिखने में अपीयरेंस उनका डिफरेंट रहेगा। ठीक है, मोनोजाइगोटिक के अंदर अगर एक मेल है तो दूसरा भी मेल रहेगा, एक फीमेल दूसरा भी फीमेल रहेगा, और दोनों के अपीयरेंस भी सेम रहेंगे। अगर मेल मेल है तो दोनों एक जैसे दिखेंगे, उसको क्या बोलेंगे? मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इतना कुछ नहीं है, बट फिर भी वो पैराग्राफ आप एटलीस्ट उसको रीड कर लेना कि क्या चीज़ें, क्या कौन कौन से डिसीजेस है जो ट्रांसफ़र हो सकती है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ये वाला चार्ट इंपॉर्टेंट है, आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल का चार्ट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पॉपुलेशन मत काउंट कर भाई तू, पॉपुलेशन मत काउंट कर। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ो नहीं। हो सके तो फर्स्ट चैप्टर छोड़ दिया चलेगा,
नो प्रॉब्लम, लेकिन चैप्टर नंबर 4 करके जाना है। ईवीएस टाइप है यार, ईवीएस में भी आपको क्या पढ़ने को नहीं हो रहा है, ईवीएस कर सकते हो, ठीक है। जितनी भी एक्टिविटीज़ दी फाड़ डालो सारी एक्टिविटीज़ को पढ़ के, ठीक है। ये वाला हर एक लेवल को रिप्रेजेंट करना है। चलिए बताइए, ए वाला क्या है, बी वाला क्या है, ये ए वाला क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, कौन से टॉपिक लेवल को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ए वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैंने देखो उंगली कहाँ रखा है, ग्रास, ग्रास मतलब ये क्या है, प्रोड्यूसर्स, ये क्या है, कंज्यूमर है ना, प्राइमरी कंज्यूमर है, क्या है, हर्बीवरस, बराबर, ये प्राइमरी में आ जाएगा, कार्निवरस सेकेंडरी इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसमें लायन वायन दिया नहीं। अपेक्स पे कौन आएगा, बट उसको भी खत्म करने वाला कौन है, माइक्रोब्स, उसको क्या बोलेंगे, डीकम्पोजर्स। कोई भी चीज़ दे दो, कितनी भी मोटा एनिमल दे दो, पतला दे दो, सांड दे दो, सबको खा जाते हैं माइक्रोब्स, ठीक है। एक दूसरे को मत देखो, ठीक है, अपने आप को दिखो। तो हाथी भी मरेगा तो उसको खाने वाले ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं जो वापस उसको सॉइल में डिकम्पोज करके रिटर्न अप कर देंगे, ठीक है। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, एनर्जी फ्लो, बट न्यूट्रिएंट साइकिल उसका साइक्लिक होता है ना। सॉइल से प्लांट ने जो भी कुछ एब्जॉर्ब किया वो इसको मिला, ग्रास हॉपर को, इसको इसने खाया तो उसका न्यूट्रिएंट उसके पास गया, उसका न्यूट्रिएंट लास्ट में वो मर गया, तो माइक्रो बोला आजा मेरे पास, तेरे को करता हूँ वापस जहाँ से तू आया था। खा जाते, खा के जितना भी कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फर जमा करके रखा था बॉडी में, वो सारी चीज़ें वापस सॉइल में जा करके मिक्स हो जाती हैं, फिर प्लांट को फिर से वो मिलेगा, फिर वो चलता चला, तो ये साइक्लिक है। बट एनर्जी फ्लो, इसकी एनर्जी इसके पास आई, उसकी एनर्जी उसके पास गई, ये वापस रिटर्न नहीं होती, ये यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में चलेगा। ये समझ में आ गया। चार्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 38 पे आ जाइए, वहाँ पे जो दो ये एक्टिविटी दी है ना, एक्टिविटी करके जाइएगा, ठीक है। मान लो ये वाली एक्टिविटी आई तो ये डब्बे भरने को आना चाहिए, या फिर दो फोटोग्राफ दिए, दोनों फोटोग्राफ के बेसिस पे आपको पूछेगा कि चलिए बताइए कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कौन से पॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली इट इज़ रिप्रेजेंटिंग एयर पॉल्यूशन। तो फिर पूछेगा राइट एनी टू मैथड्स टू प्रिवेंट दिस टाइप ऑफ पॉल्यूशन। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि ये एयर पॉल्यूशन है, तभी तो आप प्रिवेंट करने के मेथड बताओगे, ठीक है। फिर प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, वो पता होना चाहिए। प्राइमरी क्या होता है, जो डायरेक्टली सोर्स से निकला उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी। जैसे कि फैक्ट्रीज से कोई धुआं निकला, CO2, SO2, NO2, ठीक है। तो ये जैसे कि जैसे निकला ना, ये प्राइमरी है, समझ में आया। लेकिन एटमॉस्फेयर में और भी गैसेस थी, अब दोनों में आपस में मस्ती हो गई, मिल गए, दोनों मिक्स हो गए, तो वो कुछ और था, ये कुछ और था, मिलके कुछ और बन गए, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। समझ में आ गया। प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब ओरिजिनल फॉर्म, सेकेंडरी मतलब मस्ती करके जो बन गए, उसको क्या बोलेंगे। जैसे कि पहले बचपन में कुछ और था, अभी इसकी संगत ने इसको बिगाड़ दिया, तो ये सेकेंडरी फॉर्म है, प्राइमरी फॉर्म कुछ और था, ठीक। नेक्स्ट, इसकी शक्ल ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ी मिलती जुलती है, मतलब जब तू ऐसा हो जाएगा एज पे आके तो दोनों एक जैसे दिखते हैं। लेकिन इसने अच्छे काम किया, तू भी अच्छे काम करना, ठीक है। क्या अच्छे काम है इसके, पेड़ लगाया घर में, कहाँ पे, जंगल में, किधर, नेशनल पार्क में, बैरन आइलैंड, लैंड, कहाँ पे थी लैंड वो, तेरे घर के पास, आसाम, ठीक है। कौन सा झाड़ लगाया था, बैम्बू, कौन सा, इतने लगाया मतलब इतने प्लांट्स किसी ने लगा ही नहीं रहेंगे, ठीक है। फेमस हो गया बंदा वो, आप पढ़ लो उसके बारे में, मोगलाई जंगल। उसके पहले वो पेज गलती से आ गया था, अभी आ जाओ पेज नंबर 4040 पे। अरे भाई मेरे को बोलने ने, तू आके बोल, इधर आ जा, थक गया खड़े खड़े में। पेज नंबर 40 पे नीड ऑफ कंजर्वेशन एनवायरनमेंट वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक ये करना है, ठीक है, ये वाला टॉपिक करना है। इसके बाद में पेज नंबर 41 पे आ जाइए, वहाँ पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट दिया है 1980, तो वो आपको पता होना चाहिए कि 1980 का कौन सा एक्ट है।
फिर 1986 का कौन सा एक्ट है वो पता होना चाहिए, और 1972 का कौन सा एक्ट है वो पता होना चाहिए। यहाँ पे दिया है 19, देखो ना ये वाला, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है पेज नंबर 43 पे, जो सिंबल्स दिया है ना, यूज डस्टबिन, डू नॉट थ्रो हियर एंड देयर, जो आप हमेशा करते रहते हो, हाँ, तो वो आपको पता होना चाहिए। फिर ये सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव फ्यूल, और ये सब पता होना चाहिए। फोकस चालू कर दे हमारे का, ले राइट। नेक्स्ट, सेक्रेड ग्रुव, इधर ध्यान दे। सेक्रेड ग्रुव, सेक्रेड ग्रुव का मतलब उन लोग मानते हैं ना कि मतलब यहाँ पे गॉड का निवास होता है, पेड़ को काट देंगे तो आत्मा परेशान करेंगे, है ना, महात्मा नहीं रहे आत्मा। इसके लिए तेरे ऊपर कमेंट पास करता हूँ, है ना, बिना मुंह खोले तो रुकता नहीं ना। तो महाराष्ट्र में कहाँ है वो पता होना चाहिए। इंडिया में टोटल कितने, महाराष्ट्र में कितने हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आ जाइए इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक जो है हॉटस्पॉट से रिलेटेड है। हॉटस्पॉट के ऊपर एक पैराग्राफ आपको आना चाहिए। नेक्स्ट पेज नंबर 45 पे जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, रेयर स्पीसीज़ है, वल्नरेबल स्पीसीज़ है, इंटरमीडिएट स्पीसीज़ है, ये सब के एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि उसका डायग्राम दिया रहेगा और डायग्राम दे करके आपको पूछेगा कि आइडेंटिफाई करो ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे 22 मई इज़ वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, ये आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में नेक्स्ट पैराग्राफ दिया है, तो वो भी उसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। रेड डेटा बुक में सारे एनिमल्स का नाम लिखा जाता है जो एंडेंजर्ड होते हैं, तो वो आपका पता होना चाहिए। फिर उसके अंदर ग्रीन पेजेस होते हैं और पिंक पेजेस होते हैं, वो पता होना चाहिए। ग्रीन पेजेस का मतलब क्या है, पिंक पेजेस का मतलब क्या है, दिया है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, रीड करो, सब कुछ है, ऐसा मेरा मुंह मत देखो, ठीक है। पेज नंबर 46 पे क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर, शॉर्ट नोट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट। Question number 1, recognize the following food chain, describe the ecosystem to which it belongs, grasshopper, snake, paddy field, eagle, frog। important है ये क्वेश्चन। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इस चैप्टर के गिव रीजंस अच्छे से करिए, ठीक है। कौन कौन से गिव रीजंस करने हैं, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन वो वर्ड्स तो निकलना चाहिए ना अंदर से। आप लोग जब कभी मुंह खोलते हो तो गंदगी निकलती है ना। स्टेटमेंट इनकम्प्लीट, पता नहीं क्या है, सिर और नहीं पैर नहीं स्टेटमेंट का, ग्रामर बिल्कुल जीरो, स्टेटमेंट आता नहीं, ऐसे में क्या उनका लिखेंगे। तो मेन इंग्लिश आना चाहिए अच्छे से, तो आप अच्छे से लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। फिर तो आप बुक भी लिख सकते हो, आपकी लिखी हुई बुक लोग पढ़ेंगे, है ना, लेकिन उसके पहले हमको किसी की बुक पढ़ाना पड़ेगा ना, राइट। टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, ये चैप्टर मैं मानता हूँ जितने भी इसमें फ्लो चार्ट है, ये चैप्टर में तो कुछ नहीं है, खाली मैंने पढ़ाया था ना, बस जैसा पढ़ाया वैसे इसको याद रखना है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं, और जनरेट करने के लिए आपको जनरेटर को उसमें जो चरखी लगी है उसको गोल घुमाना है, और गोल घुमाने के इसके अंदर 1000 तरीके दिए। गैस से टरबाइन घुमा सकते हो, पानी फेंक के कर सकते हो, स्टीम से कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी के हेल्प से आप वो सारे काम कर सकते हो। तो जितने भी फ्लो चार्ट है, हर फ्लो चार्ट का मेन प्रिंसिपल वही है, स्टार्टिंग में गैस होएगी, स्टार्टिंग में हीट रहेगी, वाटर रहेगा, स्टीम रहेगा, कुछ भी रहेगा, बट बीच में वो आते आते जनरेटर आएगा, टरबाइन आएगा, और फिर लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी आएगा। तो वो जितने भी फ्लो चार्ट्स है वो सारे के सारे फ्लो चार्ट्स कर लो। चैप्टर नंबर 6 पे आ जाइए। एनिमल क्लासिफिकेशन चैप्टर, जो फर्स्ट पेज पे एक्टिविटी दिया है, वो एक्टिविटी आपको अच्छे से करना है, फर्स्ट पेज की एक्टिविटी। हाँ, उसमें से बेसिकली आपको डायग्राम पता रहना चाहिए, बाकी जो भी कुछ आएगा वो आप कर लेंगे, इतना मैं श्योर हूँ। हाँ, उतना करोगे तो आंसर भी लिख लोगे, है ना।
पेज नंबर 64 पे जो कॉलर सेल दिया है उसका डायग्राम आना चाहिए, साइकिल का डायग्राम आना चाहिए, ठीक है। पेज नंबर 64 की बात कर रहा हूँ जी। अरे कॉलर सेल रे भाई, कॉलर सेल दिया है ना वहाँ पे, मिला? इसका डायग्राम बनाने आएगा नहीं, लेवल बोलेगा बाजू वाले से बनवा के ले ले, सर लिखा रहेगा विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड ड्रॉ द डायग्राम कॉलर सेल एंड लेबल इट एंड टेल योर टीचर टू लेबल इट। हाइड्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेटी हेलमिंथिस, एस्के हेलमिंथिस के 4 पॉइंट्स पता होना चाहिए। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, पता है ना? Yes. वो पता होना चाहिए, 4 पॉइंट याद करना है। मोलस्का के 4 पॉइंट याद करना है। और इनमें हाइड्रा को ड्रॉ करना, हाँ हाइड्रा ड्राइंग के लिए आ सकता है, ड्रॉ करने के लिए हाइड्रा आ सकता है, ठीक है। और हाइड्रा हो गया। इसके बाद मैं क्या बोल रहा था, मुझे भूल गया, ऐसा बीच में बोलने का नहीं। पावर ऑफ रीजनरेशन, कौन कौन से एनिमल के पास पावर ऑफ रीजनरेशन होता है वो आप याद रखिए। स्टारफिश है, छिपकली नहीं है रे, ठीक है, स्टारफिश है। और वो एक काम करना, वो फाइलम का नाम क्या है? एकिनोडर्मेटा, तो एकिनोडर्मेटा के पास है। प्लेटी हेलमिंथिस के पास है, ऐसे याद रखो। फाइलम के नाम याद रखो ना, एग्जाम्पल तो आपको पता ही है उसके, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटी हेलमिंथिस देन एकिनोडर्मेटा, याद रखिए। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? मोलस्का। फिर डायरेक्टली आ जाइए पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, मैमल्स, ये चारों चीज़ अच्छे से याद कर लीजिए। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। पेज नंबर 75 पे आ जाओ। अच्छा, इसके अंदर एक दो, हाँ, बैट वाला क्वेश्चन। डैश इज द ओनली मैमल विच कैन फ्लाई। मैमल कौन सा फ्लाई कर सकता है? तो बैट ही एक ऐसा मैमल है जो फ्लाई कर सकता है। बैट को छोड़ के कोई भी फ्लाई एनिमल्स में, मैमल्स के अंदर नहीं कर सकता। मैमल्स का कैरेक्टर क्या है? वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, दे हैव मेमोरी ग्लैंड, दे डायरेक्ट बर्थ देते हैं, अंडा नहीं देते। हाथी, घोड़ा, भैंस, बकरी, गाय, भैंस, ठीक है, ये सब गधे, ये सब क्या करते हैं? अंडे नहीं देते, डायरेक्ट बर्थ देते हैं। तो जो मिल्क का प्रोडक्शन करता है वो कभी अंडे नहीं देता, डायरेक्टली बर्थ देता है, सिंपल। जिसका ईयर पिन्ना है, जिसको दिखता है ना, गधे घोड़े के कान दिखते हैं, तो वो क्या है? वो अंडे नहीं देते, मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। जिराफ है, काव है, गोट है, ओके, कैमल है, शिप है, ये सब के कान दिखते हैं, ये अंडे नहीं देते, मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। सिंपल, इस तरीके से याद रख सकते हो। वैसे पीजन है, ओके, एक मिनट, हाँ, साइंटिफिक रीजन पे आ जाइए। टॉर्टोइज वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, सेकेंड भी इंपॉर्टेंट है, फोर्थ इंपॉर्टेंट है, और लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं इसका एक क्वेश्चन आपको बताना चाह रहा था, वो दिमाग से स्किप हो गया मेरे। होमोथर्मिक, पोइकिलोथर्मिक, होमोथर्म्स, पोइकिलोथर्म्स, याद आया? जो एनिमल अपने बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर सकता है वो होमोथर्म्स है ना। और जो नहीं कर सकता है वो क्या है? पोइकिलोथर्म्स। उसके एग्जांपल्स पता है? मैमल्स और बर्ड्स को छोड़ के बाकी सब पोइकिलोथर्म्स है। मैमल्स और बर्ड्स, ये दो ही एनिमल होम्योथर्म्स है। तो क्वेश्चन कैसा रहेगा? अमंग द फॉलोइंग डैश इज पोइकिलोथर्मिक। समझा? अमंग द फॉलोइंग डैश इज पोइकिलोथर्मिक, मतलब जो अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर सकता है वो। तो जो चेंज कर सकता है वो, क्वेश्चन क्या बोला मैंने? डैश अमंग द फॉलोइंग डैश इज द पोइकिलोथर्मिक। तो 3 ऑप्शन मैमल्स और बर्ड से रिलेटेड रहेंगे, और एक स्नेक का हो सकता है, आई मीन रेप्टाइल का हो सकता है, या फिर एम्फीबिया का हो सकता है, या फिर फिश का हो सकता है। समझ में आया? वैसे ही क्वेश्चन घुमा देगा, लाइक अमंग द फॉलोइंग डैश इज होम्योथर्म।
या डैश इज नॉट होम्योथर्म। नॉट वर्ड जब कभी आता है ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने का, उसमें हम करेक्ट टिक करते हैं बट एक्चुअली उसमें उल्टा सेलेक्ट करना पड़ता है क्योंकि नॉट लिखा रहता है। ठीक है, एक ये। और सेकेंड क्वेश्चन इसका बैट वाला बता दिया ना मैंने, बस हो गया। तो गिव रीज़न जो मैंने बताया वो आप अच्छे से कर लीजिए। डायग्राम में आपको मान लो कोई भी एनिमल दिया रहेगा, पिजन दिया हुआ है या स्कॉलिडॉन दिया, स्कॉलिडॉन पता है ना, शार्क फिश है ना, देखो यहाँ पे पेज नंबर 73 पे। तो शार्क फिश दिया रहेगा, लेबलिंग के लिए पूछ सकते हैं कि लेबल करो, या फिर शार्क फिश का क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है कि इसका फाइलम क्या है, क्लास क्या है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको याद रहना चाहिए। पेज नंबर 76 पे जो कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट दिया है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट, 11 इंपॉर्टेंट, वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जितने भी सबके सब इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 77 पे जो इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी दिया है चैप्टर, ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग है मेरे ख्याल से, बट मैंने आपको एकदम फ्लो चार्ट में सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, उतना कर लीजिए। ये चैप्टर से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज़, टेक्सचुअल एक्टिविटीज़ दी है, एटलीस्ट वो टेक्सचुअल एक्टिविटीज़ आप करिए। आ जाइए पेज नंबर 82 पे, पेज नंबर 82 पे जो माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स का पैराग्राफ दिया है, एक एक लाइन इसकी अच्छे से करिए, इंपॉर्टेंट है ये। डैश गैस इज द गैस फॉर फ्यूचर, वहाँ पे कहीं लिखा रहेगा हाइड्रोजन, ठीक है, यहीं कहीं दिया है उसके बारे में, तो वो आप याद रखिए बायोफ्यूल से रिलेटेड। ये डायग्राम और ये डायग्राम से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, बना के दिखाऊंगा आपको लाइव क्लास में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे ये वाले क्वेश्चन को। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम क्या है, कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है और कौन कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, मॉडर्न लैंडफिल मेथड जो दिया है। पेज नंबर 84 पे आ जाइए, क्लीन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड माइक्रोब्स के नाम याद रखना है। सेम पेज पे सेकंड लास्ट पैराग्राफ, HCB का फुल फॉर्म याद रखना है, HCB क्या होता है, और PET, इधर देखो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, HCB यहाँ पर है, PET यहाँ पर है, दोनों की फुल फॉर्म आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, पेज नंबर 86 पे जो मैजदा पैर दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केमिकली विनेगर इज डैश 4% एसिटिक एसिड, राइट, वो आपको याद रखना है। पेज नंबर 86 पे जो एक्टिविटीज़ दिया है, सीवेज आफ्टर प्रोसेसिंग, फिर ज़ैंथम गम और ये माइक्रोब्स, 1 2 3, ये तीनों चीज़ें, तीनों एक्टिविटीज़ को अच्छे से करिएगा। इस चैप्टर में कुछ गिव रीजंस है जो मैंने आपको दिए, लिख के दिए ना, वो आपको कर लेना है। ठीक है, दिए ना गिव रीजंस मैंने आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 8 पे आ जाइए, सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये एक्टिविटीज़ में इंपॉर्टेंट है, इसके नाम बताना है कि कौन सा क्या नाम है किसका। ठीक है, स्टेम सेल्स क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। स्टेम सेल्स मतलब ऐसे सेल्स होते हैं जो बॉडी से निकाले जाते हैं और पूरे बॉडी को वापस से आप उन सेल की हेल्प से बना सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, स्टेम सेल्स। बॉडी के कुछ ऑर्गन्स को आप डोनेट कर सकते हो मरने से पहले, मरने के बाद। वो कौन कौन से ऑर्गन्स है, क्या क्या ऑर्गन्स है, वो ऑर्गन्स के नाम याद रखना है। ये वाली एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग के लिए आ सकती है। और ये जो डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, ये इसके हर एक के नाम आपको पता होना चाहिए क्या क्या है। और बेसिकली यहाँ से स्टेम सेल्स को निकाला जाता है, स्टेम सेल्स को हम लोग निकाल के ये सारे ऑर्गन्स को वापस से बना सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के 2 पॉइंट्स याद रखिएगा। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आप कोई भी 2 हेडिंग इसके अंदर याद रखिएगा। और स्पेशली इसके अंदर जो बायो फर्टिलाइजर का टॉपिक है और ह्यूमन हेल्थ का टॉपिक है पेज नंबर 93 पे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे इंसुलिन वगैरह का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, वैक्सीनेशन कैसे किया जाता है, वो याद रखिए। पेज नंबर 94 पे इंटरफेरॉन्स दिए। इंटरफेरॉन जो होते हैं ये वायरल के लिए यूज़ किया जाता है, तो इंटरफेरॉन वायरस ऐसा आप याद रखिए। जब कभी इंटरफेरेंस आएगा मतलब वायरस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, वो आप याद रखिए। देन क्लोनिंग वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी तो सब EVS टाइप क्वेश्चंस है। पेज नंबर 96 से ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, आई डोंट थिंक सो आपको पढ़ने में कोई दिक्कतें आएंगी। ठीक है, हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया है पेज नंबर 99 पे। ये जो एक्टिविटी दी है, लोकल नेम अदुलसा एक पेड़ का नाम, पौधे का नाम होता है जो अच्छी हाइट तक बढ़ सकता है और इसको अस्थमा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लंग डिसीजेस के लिए हम यूज़ करते हैं। और कोई
प्लांट के बारे में आपको लिखना है तो जैसे नीम है, नीम भी इस कैटेगरी में आता है, मेडिसिनल प्लांट के कैटेगरी में आता है, तो वो भी आप उसके बारे में लिख सकते हो। ठीक, पेज नंबर 100 मेरिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का ये जो चार्ट दिया है ये कर लीजिए, और यूजेस ऑफ स्टेम सेल्स, और ये आइडेंटिफाई एंड कंप्लीट द फॉलोइंग कोरिलेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सोशल हेल्थ चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पेज नंबर 101 पे जो एक्टिविटी दिया है वो एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। नीचे जो दिया है ना फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ, तो वो आप कर लीजिए। 3 टाइप के लोग होते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, हाईली इंटरेक्टिव, ओकेशनली इंटरेक्टिव एंड नॉन इंटरेक्टिव। तो ये तीनों टाइप आपको पता होना चाहिए। पेज नंबर 102 पे जो क्वेश्चंस दिए, ये क्वेश्चंस दिए रहेंगे, क्वेश्चन के ऊपर ये फोटोग्राफ्स दिए रहेंगे, फोटोग्राफ्स के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये फोटोग्राफ में क्या बताया, तो आप लिखोगे यहाँ पे मेंटल स्ट्रेस के बारे में डिस्कस किया गया है। क्यों है मेंटल स्ट्रेस, तो उसके रीजंस दिए, मे बी जेंडर इनइक्वालिटी, एजुकेशन इनइक्वालिटी, या फिर बॉयज़ को ज़्यादा फ्रीडम दिया जाता है, गर्ल्स को उनको ज़्यादा काम दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे आप ओपन एंडेड क्वेश्चन है अपने हिसाब से उसको लिख सकते हो। ये एडिक्शन से रिलेटेड है। इस चैप्टर के बारे में जितने भी फोटोग्राफ्स है, फोटोग्राफ के बेस पे क्या क्या क्वेश्चंस पॉसिबल है उसका डिस्कशन विद सॉल्यूशन में आपको बताऊंगा। ठीक है, चैप्टर पूरा है। बेसिकली मेंटल हेल्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। लाफ्टर क्लब, लाफिंग क्लब जो है इसके ऊपर शॉर्ट नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब डायरेक्टली आ जाइए लास्ट चैप्टर पे। लास्ट चैप्टर में डिज़ास्टर के प्रिकॉशंस, प्रिवेंशंस, और कहीं डिज़ास्टर होने वाला है तो कैसे उसको आप एड्रेस करो, किस तरीके से प्लान करोगे ताकि आप उसको मिनिमाइज़ कर सको एज अ वॉलंटियर, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फ्लो चार्ट्स इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है बट ऑब्वियस, और मॉक ड्रिल के ऊपर पैराग्राफ आ सकता है। पेज नंबर 120 पेज नंबर 120 पे जितने भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पेपर के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो ये वन शॉट में मैंने आपको पूरा चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक बता दिया है, बट चैप्टर वाइज जो जो क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट करके रखे हैं एग्जाम में जिसके चांसेस है, क्वेश्चन पीपीटी सब रेडी करके रखी है मैंने, तो पीपीटी के ऊपर चलेगा वो पूरा, क्वेश्चंस वगैरह सब रेडी है, क्वेश्चंस रेडी है, डायग्राम रेडी है, और जस्ट उसको देख करके फटाफट एक्सप्लेन करूँगा, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट नॉलेजेबल सेशन रहेगा। जिसने स्टार्टिंग से अभी तक 20% या 30% प्रिपरेशन करके रखा है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा वो, और जिसने अच्छा खासा प्रिपेयर कर लिया है तो उनके लिए HOT टाइप क्वेश्चंस भी रहेंगे, जिससे आपको क्या करना है, कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। डायग्राम बेस्ड रहेगा, तो डायग्राम मतलब बहुत सी चीज़ें एप्लीकेशन बेस्ड है। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब हम पढ़े तो हैं, हमने पैराग्राफ पढ़ के रखा है, बड़े बड़े आंसर्स पढ़ के रखे, बट वो बड़े बड़े पैराग्राफ, बड़े बड़े आंसर्स एग्जाम में आएंगे ही नहीं, उसी को उन लोग कन्वर्ट करने वाले डायग्रामेटिक फॉर्म में। तो डायग्रामेटिक फॉर्म में वो क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया जाएगा, वो सारी चीज़ें हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो अभी इतना आप लोग प्रिपेयर करिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपका मराठी और हिंदी और इंग्लिश के लिए लेक्चर्स ऐसे ही रख दूँ ताकि आपका थोड़ा सा रिवीजन प्लस ग्रामर का पार्ट हो जाए।